तो आज हम नेक्स्ट क्लोज पर जाएंगे। क्लोज नंबर 5 जो है डिपॉजिट एक्सेप्टेड। ठीक है, पहले अपने 4 क्लोजेस तक इसका कवर कर दिया था, पैरा 3 का। तो अब हम आगे जा रहे हैं डिपॉजिट एक्सेप्टेड। इसके अंदर ऑडिटर को क्या रिपोर्टिंग करनी है? पहले तो जो डिपॉजिट एक्सेप्टेड मतलब किसी ने, पब्लिक ने या मेंबर्स ने कंपनी के पास डिपॉजिट सबमिट किए हैं, ठीक है, और कंपनी ने उनको एक्सेप्ट किया है। तो क्या ऐसे डिपॉजिट आरबीआई को कंप्लाई करते हैं? सेक्शन 73 और 76 का कंप्लाई करते हैं? इनके अंदर जो रूल्स दिए गए उनका कंप्लाई करते हैं या नहीं? फिर अगर नहीं करते तो उसका कॉन्ट्रवेंशन का नेचर अपने को बताना पड़ेगा। अगर ऐसा इनका कंप्लायंस नहीं हुआ, मान लो डिफ़ॉल्ट कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो आरबीआई कोर्ट या एनसीएलटी ने, किसी ने भी कोई ऑर्डर पास किया है और कंपनी ने उस ऑर्डर को फुलफ़िल किया है या नहीं। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो, कारों के अंदर मेनली लीगल कंप्लायंस भी अपने कुछ क्लोजेस के अंदर चेक करें हैं, ठीक है। तो अपने को वैसे तो वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, लेकिन उनको इतने डिटेल में भी नहीं पढ़ना। मेन जो उनके प्रोविज़न है वो अपने को देखने हैं, जैसे अपनों पिछले वीडियो में किया था सेक्शन 185 एंड 186, ठीक है। तब डिपॉजिट के ऊपर ये सेक्शन लगते हैं 73 और 76। इसके अंदर मेनली ये 2 सेक्शन लगते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा प्रोविज़न देख लेते हैं, डिपॉजिट से रिलेटेड प्रोविज़न क्या है, ठीक है। अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पहली बात तो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट मेंबर से भी कर सकती है और पब्लिक से भी कर सकती है, ठीक है। ये अपने सेक्शन 73 और 76 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेंबर से कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसको OR पास करना पड़ता है, यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। और उसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनको भी कंप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो ये सभी कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कुछ एलिजिबल कंपनी ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो पब्लिक एलिजिबल कंपनी कौन कौन सी होगी? यहाँ पे जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या यहाँ पे और है, या टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो वो एलिजिबल कंपनी आएगी, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। और इसके लिए क्या कंप्लायंस होगी? इसके लिए तो एसआर पास करना पड़ेगा और रूल्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ये 2 सेक्शन बोलते हैं डिपॉजिट से रिलेटेड, और इसका कंप्लायंस अपने को क्लोज नंबर 5 के अंदर चेक करना है। अगर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो एक तो उसको आरबीआई की जो डायरेक्टिव्स आती हैं इसके बारे में, उनका कंप्लायंस करना है। और सेक्शन 73 से 76 मेनली यहाँ पे सिर्फ ये 2 सेक्शन है इससे रिलेटेड, तो अपने को इनको चेक करना है कि अगर मेंबर से कर रहा है, एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, तो उसको OR पास करना है। अगर पब्लिक से एक्सेप्ट करे तो क्या ये एलिजिबल कंपनी है या नहीं, और क्या ये SR पास करी है या नहीं, और इसके अंदर जो रूल्स दिए गए हैं उनको कंप्लाई करना है। अगर कंप्लाई नहीं कर रही तो उसका नेचर अपने को बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो इन द केस किस आरबीआई ने, कोर्ट ने, एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो कंपनी क्या उसको कंप्लाई कर रही है या नहीं, इसका अपने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए थे लेकिन उसकी रीपेमेंट में कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो आरबीआई या कोर्ट के पास या एनसीएलटी के पास ये मामला गया, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि कंपनी क्या करेगी, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर इस जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए उसकी पेमेंट करेगी। तो अब ऑडिटर ये चेक करेगा क्या इस ऑर्डर का कंप्लायंस कंपनी कर रही है या नहीं, मतलब कि कंपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर इसकी पेमेंट कर रही है या नहीं। ये पूरा अपने क्लोज 5 के अंदर चेक करेंगे, ऑडिटर को ये चेक करना होगा। अब नेक्स्ट क्लोज आता है क्लोज नंबर 6, पोस्ट रिपोर्ट्स। ये थोड़ा सिंपल ही है। इसमें एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट का 148। उसके अंदर क्या करना होता है भी, कुछ कंपनीज को जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को नोटिफाई करती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट है, जैसे स्टील इंडस्ट्रीज़, ऐसी 39 इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। जैसे शुगर हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। अलग अलग ऐसी कुछ 39 इंडस्ट्रीज़ हैं।
और ऐसी इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनीज़ को पोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। पोस्ट रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है। तो पहले अपने को ये चेक करना है कि क्या कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल है कि कंपनी को पोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं या नहीं। इसके लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा, क्या ये जो कंपनी है 139 जो नोटिफाइड इंडस्ट्रीज जो उसके अंदर आती हैं, अगर आती है तो क्या उसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो उस कंपनी को पोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। अगर ऐसा है तो क्या कंपनी वेदर सच रिपोर्ट्स हैव बीन सो मेड, ऐसे रिपोर्ट्स क्या कंपनी बना रही है या नहीं। तो इसके अंदर तो सिर्फ यही बताना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते अपने, अब क्लोज नंबर 7 में चलते। इसमें क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ड्यूज़। ये स्टैट्यूटरी ड्यूज़ क्या होते हैं कि कोई भी कंपनी अगर कोई बिजनेस करते है उसके ऊपर बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो उस लॉ के अंदर कंपनी को कोई टैक्स या ड्यूटीज़ कुछ की पेमेंट करनी होती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी, आपको जीएसटी के बारे में तो पता ही होगा, अगर कोई कंपनी सप्लाई करती है, मतलब कोई भी बिजनेस कर रहा है, सर्विस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रेडिंग है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो जीएसटी के अंदर उस कंपनी को जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, गवर्नमेंट को। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, यानी किसी कानून के अंदर कंपनी को कुछ पेमेंट करनी है, कुछ ड्यू पे करने हैं, ठीक है। एक तो एग्जांपल जीएसटी का हो गया। इनकम टैक्स, अगर कंपनी इनकम जनरेट करती है तो इनकम टैक्स 1961 के अंदर उसको इनकम टैक्स भी पे करना होता है। एक ये एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं तो कंपनी को प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अप्रैल मंथ के लिए मई की 15 मई को, मई तक उसको प्रोविडेंट फंड के अंदर कुछ अमाउंट देनी होती है, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गया। मतलब जीएसटी के अंदर तो जीएसटी एक्ट बोल रहा था, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी एक्ट बोल रहा था। इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोल रहा था। और इसके अंदर कौन सा एक्ट बोल रहा था, जो प्रोविडेंट फंड के अंदर, इसके अंदर ईपीएफ एक्ट, वो बोल रहा था कंपनी को जमा करवाने के लिए कि उसको कुछ अमाउंट एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करनी है। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी को उस स्टैट्यूट के अंदर कुछ अमाउंट पे करनी है, ठीक है। तो अब अपने को ये देखना है क्या ये अमाउंट अगर अनडिस्प्यूटेड है या डिस्प्यूटेड है, इस दो में अपने इसको करेंगे क्लासीफाई। अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या है कि मान लो कि कंपनी ने कैलकुलेशन की कि मेरे को इस स्टैट्यूट के अंदर इतनी अमाउंट पे करनी है और गवर्नमेंट भी सेटिस्फाई है यही अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट और कंपनी दोनों एग्री हैं कि हाँ यही अमाउंट है। जैसे कि इनकम टैक्स में जो कंपनी ने पीजीबीपी की इनकम जनरेट की वो है 100 करोड़, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे कुछ खर्चे लाओ होते हैं, इनकम लाओ होते हैं, जो प्रोसेस होती है पूरी पीजीबीपी की, उससे वो 100 करोड़ आए, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट भी वही खर्चे लाओ करता है और इनकम को लाओ करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 100 करोड़ मतलब ये अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है। अब ऐसे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ के लिए ऑडिटर को ये चेक करना है कि इन अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को क्या कंपनी रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है या नहीं। अब इसको ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा, एक ये क्वेश्चन आता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है अपने को। अगर इसमें ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर क्या करेगा कि पहले तो ये दिखेगा कि इस कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ या स्टैट्यूट एप्लीकेबल है जिनके अंदर इसको कुछ पेमेंट करनी है। फिर उनकी जो पेमेंट जो रजिस्टर हो गया कुछ होगा कैश बुक से, ठीक है, उससे वो देखेगा कि कंपनी, उनकी पहले ड्यू डेट वो देखेगा कि हाँ ये स्टैट्यूट इसके ऊपर एप्लीकेबल है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, ईपीएफ की पेमेंट करनी है, ठीक है, ये है, इनके अंदर ड्यू डेट ये है। अब उसको वो पेमेंट रजिस्टर से मैच करेगा, क्या इस ड्यू डेट पर ये पेमेंट होगी, तो वो देखेगा कि रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा ऑडिटर, ये देखेगा कि बैलेंस शीट डेट को 31 मार्च को ऑडिटर ये देखेगा कि कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है जो अनडिस्प्यूटेड हैं
वो जब से पेबल हुए, जब तब से उनको 31 मार्च तक 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कि लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को जो अनपेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं जो कि अनडिस्प्यूटेड हैं, क्या अभी भी वो उनका एरियर आ रहा है, मतलब अभी भी वो पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है और उनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं आउटस्टैंडिंग हुए को, ठीक है। तो उनकी डिटेल देनी है। उनकी डिटेल कैसे देंगे? पहले तो वो उसका स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का नाम बताइए, कॉन्सेप्ट में ये है, कितनी अमाउंट है और कब से, फ्रॉम व्हेन, कब से ये पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ये डिटेल से बताएगा। अब डिस्प्यूटेड का मतलब क्या है? डिस्प्यूटेड है कि जैसे अपने इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। इनकम टैक्स के अंदर मान लो भी कंपनी ने कोई खर्चा क्लेम किया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं ये खर्चा हम अलाउ नहीं करते, ठीक है। अब दोनों में डिस्प्यूट है, यानी दोनों में एग्री नहीं है दोनों किसी पॉइंट पे, मतलब जो कंपनी है और गवर्नमेंट है दोनों में लड़ाई है, ठीक है। कि ये वो बोल रहा है इतनी अमाउंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट बोल रही है इतनी अमाउंट होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कार्रवाई है वो किसी फोरम का, मतलब यहाँ पे कोई कोर्ट हो गया, ऑफिसर हो गया, तो वहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, तो ऑडिटर को क्या करना है, ऐसी डिस्प्यूटेड अमाउंट को स्पेसिफाई करना है ऑडिट रिपोर्ट में, और उसका फोरम भी बताना है कि कहाँ ये कार्रवाई चल रही है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अपने एक बार स्टैट्यूटरी ड्यूज़ को थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक बार फिर से मैं इस पर थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि स्टैट्यूटरी ड्यूज़ के अंदर क्या है कि कोई भी लॉ एप्लीकेबल होता है। अपने देखते हैं यार, जैसे कि कंपनी बिजनेस करती है तो उसके ऊपर बहुत सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उसके अंदर पेमेंट भी करनी पड़ती है। जैसे जीएसटी का एग्जांपल लिया उन्होंने, ईपीएफ का एग्जांपल लिया, ठीक है। कोई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी ये चीज़ होती है कि कंपनी को कुछ कानून के अंदर कुछ प्रोविज़न अगर उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ अमाउंट देनी है, तो वो अमाउंट वो दे रही है या नहीं कंपनी, ठीक है। तो उसको दो पॉइंट में अपने क्लासीफाई कर लेंगे, एक तो अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड, ठीक है। अगर अनडिस्प्यूटेड है तो अनडिस्प्यूटेड में तो कोई यार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर कंपनी मान रही है ये अमाउंट देनी है, गवर्नमेंट भी मान रही है, तो वो टाइमली पेमेंट करती रहे इसका। तो ये भी चेक करना है ना, अगर अनडिस्प्यूटेड है तो फिर रोक क्यों रहे आप पेमेंट को, तो उसको टाइमली अपने पेमेंट कर दें उसकी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अनडिस्प्यूटेड भी है और पेमेंट फिर भी नहीं करे, तो अपने को क्या देखना है, जो 31 मार्च है किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, उसको देखेंगे कि कोई आउटस्टैंडिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है जो कि आउटस्टैंडिंग हुए, जिसको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए, 6 मंथ से ज़्यादा हो गए, उसकी डिटेल अपने को देखनी है। वो डिस्प्यूटेड के अंदर आएगा। डिस्प्यूटेड के अंदर मान लो भी दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में, ये कहीं पे किसी ऑफिसर या कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल के पास चल रहा होगा, तो उसकी अमाउंट और फॉरम बताना हो। फॉरम यहाँ पे कोई कोर्ट या ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे एक्ट के अंदर कंपनी को शो कोज नोटिस इशू होता है, शो कोज कारण बताओ नोटिस, कि जैसे भी कंपनी ने मान लो भी इनकम टैक्स की बात करते हैं या जीएसटी की बात करते हैं, भी कंपनी ने बोला भी मेरी जो पेमेंट आ रही है वो 100 करोड़ की है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है ऐसा नहीं है, कुछ खर्चे अलाउ नहीं होने चाहिए, कुछ इनकम और आनी चाहिए इसके अंदर, तो वो बोल रही 150 करोड़, ठीक है। अब शो कोज नोटिस कारण बताओ, कंपनी ने गवर्नमेंट ने कंपनी को नोटिस भेजा, शो कोज नोटिस की कारण बताओ, ठीक है। तो इसने रिप्रेजेंटेशन दिया, कंपनी ने उस शो कोज नोटिस के रिस्पेक्ट में उसको एक्सप्लेनेशन दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। तो क्या ये डिस्प्यूट हुआ या नहीं, मतलब शो कोज नोटिस का रिप्लाई करना डिस्प्यूट है? नहीं। अगर मान लो शो कोज नोटिस आया और कंपनी ने उसको एक्सप्लेन कर लिया और गवर्नमेंट सेटिस्फाई है, तो कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, तो वो अनडिस्प्यूटेड ही रहेगा। लेकिन अगर डिमांड नोटिस इशू हो जाता है तो ये डिस्प्यूट है। डिमांड नोटिस इशू होता है तो ये डिस्प्यूट है, क्योंकि डिमांड नोटिस किस चीज़ का होता है, डिमांड ऑर्डर आता है, जो डीओ बोलते हैं जिसको अपने प्रैक्टिकली, डिमांड ऑर्डर आता है, तो उसमें कंपनी डिमांड करी, क्योंकि उसको कन्फर्म है ये ऐसा ही इतनी अमाउंट होनी चाहिए, आप 100 करोड़ बोल रहे हो, 150 करोड़ ये 50 करोड़ और दो, गवर्नमेंट कन्फर्म इसलिए वो डिमांड करे, इसलिए उसने डिमांड ऑर्डर इशू किया। तो डिमांड ऑर्डर अगर इशू हो गया तो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो यहाँ आएगा, लेकिन शो कुछ नोटिस का रिप्लाई करना अनडिस्प्यूटेड है वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्लोज पर चलते, क्लोज नंबर 8, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम।
ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन आती है 147, इनकम टैक्स में एक सेक्शन आती है 147, उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी ने, एसएससी ने पिछले कुछ सालों में अगर असेसमेंट हुई लेकिन कुछ इनकम स्केप हो गई असेसमेंट होने से, ठीक है, एसेस नहीं हो पाई इनकम, ठीक है, वो बच गई, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगा, तो कंपनी 147 के अंदर वो केस को रीओपन कर सकती है, ठीक है, यानी वो प्रीवियसली इनकम वो स्केप हो गई असेसमेंट से, ठीक है, वैसा ही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो कुछ प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन अपनों ने नहीं दिखाई, ठीक है, अपनों ने कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, वो ठीक है, अब अपनों ने करंट ईयर में क्या किया, उसको सरेंडर कर दिया, यानी खुद ही बता दिया कंपनी ने कि हाँ भी मैंने पिछले ईयर्स के अंदर इतनी इनकम थी, मान लो 50 करोड़ इनकम थी, उसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। और या टैक्स असेसमेंट्स हुई मान लो 147 के अंदर, और पिछली कोई अनरिकॉर्डेड इनकम यहाँ आगे डिस्क्लोज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीक़ों से इनकम डिस्क्लोज हो रही है, या तो सरेंडर कर दिया टैक्स असेसमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या ऐसी इनकम को ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर में सरेंडर किया टैक्स असेसमेंट्स में निकली वो इनकम, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। एक बार फिर से यहाँ पे अपने को दो चीज़ें देखनी है। दो चीज़ों में क्या है, पहले तो ये बताना है कि ऐसा कुछ हुआ कि प्रीवियसली ईयर्स मान लो भी अगर अपने देखें, ठीक है, ये करंट ईयर है, ठीक है, अब प्रीवियस इस ईयर की कुछ इनकम थी अपनों ने रिकॉर्ड नहीं की, अपनों ने टैक्स इवेजन किया, ठीक है, टैक्स इवेजन किया, टैक्स की चोरी की, अपनों ने वो इनकम दिखाई नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, करंट ईयर के अंदर अपनों ने ये जो इनकम थी, मान लो 50 करोड़ का कोई कैपिटल गेन था या कोई अदर सोर्सेस की इनकम थी, अब करंट ईयर के अंदर क्या हुआ कि अपनों ने खुद ने वो सरेंडर कर दी, खुद ने सरेंडर कर दिया, इनकम टैक्स की असेसमेंट हुई, उसके अंदर वो पता लग गई। और क्या ऐसा है भी, मतलब करंट ईयर के अंदर ऐसा कुछ डिस्क्लोजर हुआ है सरेंडर की वजह से या टैक्स असेसमेंट्स की वजह से प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम का, ऐसा है या नहीं। अगर ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि प्रीवियसली इनकम की जो अनरिकॉर्डेड इनकम थी अपने करंट ईयर में बता रहे हैं, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो करंट ईयर के, यहाँ पे ध्यान रखना, करंट ईयर ड्यूरिंग द ईयर, उसको रिकॉर्ड किया है या नहीं, ठीक है। तो ये अपने क्लोजेज हुए, क्लोजेज नंबर 5, 6, 7 और 8। 5 था डिपॉजिट का, जिसके अंदर अपने को मेनली कंप्लाइंस चेक करनी थी सेक्शन 73, 76 की, और इसमें कोई ऑर्डर पास हुआ उसको कंपनी कंप्लाई करे या नहीं। फिर पोस्ट रिकॉर्ड्स था, जो 39 इंडस्ट्रीज़ होती हैं और टर्नओवर 35 CR से ज़्यादा है, 35 CR है या उससे ज़्यादा है, तो उसको कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। फिर 7 के अंदर था स्टैट्यूटरी ड्यूज़, मान लो कोई भी स्टैट्यूट के अंदर कोई ड्यूज़ पेबल आ रहा है, वो अनडिस्प्यूटेड है या डिस्प्यूटेड, अगर अनडिस्प्यूटेड उसकी रेगुलर पेमेंट हो रही है या नहीं, अगर पेमेंट नहीं हो रही तो बैलेंस शीट डेट को ऐसे आउटस्टैंडिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ जो 6 महीने से ज़्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग है उसकी डिटेल बतानी है, और अगर कोई डिस्प्यूटेड है तो उसकी अमाउंट और फॉर्म बताना है। और उसके अंदर अपने देख रहा कोई पिछले साल की इनकम थी अपनों ने नहीं बताई टैक्स बचाने के लिए, और अपने करंट ईयर में उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, खुद डिस्क्लोज कर रहे हैं, टैक्स असेसमेंट्स में वो इनकम पता लग रही है, ठीक है, ऐसा है या नहीं है। और अगर ऐसा है तो अपनों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए।